नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई में अपने लगे होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ वैकेंसियां आने ही वाली हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष करके उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी SSSC का PET का एप्लीकेशन प्रोसेस लगभग समाप्ति ही हो चुका है, तो इसकी तैयारी में आप लगे ही होंगे। दोस्तों हम इतिहास के आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आज यह 7वां लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर चुके हैं। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम बात करेंगे, और जो परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों, विशेष करके जो परीक्षा में आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC और लोक सेवा आयोग में भी जो आए हैं, उनको हम यहाँ पर उठाए हुए हैं दोस्तों, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों एक बार अगर थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करें तो आपको पता ही है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, यह कब होती है दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर होता है दोस्तों? आपको पता ही, बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, और उसके जिस समय इसकी स्थापना होती है मित्रों, इसके अध्यक्ष होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसकी स्थापना किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इसके महासचिव होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब जिस समय होता है उस समय ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम इसके महासचिव होते हैं। और जो इस समय जो अधिवेशन होता है, आपको पता ही है, इसके जो प्रथम मीन्स अधिवेशन होता है, उसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वह व्योमेश चंद्र बनर्जी महोदय होते हैं, WC बनर्जी होते हैं, आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम महोदय थे, ठीक है, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है कि आपको प्रश्न में दे दिया जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि यह एक ब्रिटिश थे, यह जो भारत में आए सबसे पहले कहाँ बसे? ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने शिमला में ये अपना आवास बनवाया और वहाँ रहे शिमला में, और यह ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी भी रहे। ठीक है, यही प्रश्न आता है कि ये क्या रहे, तो ऑप्शन में होता है कि ये एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी रहे या समाज सेवी रहे। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया जाता है दोस्तों। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं, इनको 1912 की, ध्यान दीजिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को 1912 के बांकीपुर अधिवेशन मीन्स बांकीपुर बिहार के अधिवेशन में इनको, जहां पर बांकीपुर बिहार अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, मुधोलकर महोदय होते हैं, वहीं पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनको यह प्रश्न आया हुआ है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में घोषित किया, तो इनको 1912 के बांकीपुर बिहार के अधिवेशन में इनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है, आपको पता ही है, 28 से लेकर 30 दिसंबर तक होता है। ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसी स्थापना के दिन से ही 28, 29, 30 3 दिवस का अधिवेशन होता है। ठीक है, यह प्रथम अधिवेशन था दोस्तों। ठीक है, 3 दिवस, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ होता है आपको बता ही दिए हैं कि बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत विद्यालय में प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों। स्थापना भी यही हुई और पहला अधिवेशन भी यही होता है। ठीक है, इसको हमने आपको एक बार पहले बताया था दोस्तों। ठीक है, सिर्फ रिकॉल के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था दोस्तों, इसके पहले
इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है दोस्तों, इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था। और इस इंडियन नेशनल यूनियन मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1884 में। जब 1884 में होती है दोस्तों, उसके बाद 1885 में ही जो भारतीय नेता होते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने यह राय दिया, उनकी राय से कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों ना हो जाए। उन्हीं के आधार पर इस जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम 1885 में कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जिसकी प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट, जितने भी यहां बिंदु नोट किए गए हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है दोस्तों लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1889 में होती है दोस्तों। लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना एक ब्रिटिशर्स होते हैं, कौन होते हैं? डिग्बी महोदय होते हैं, विलियम डिग्बी, इनकी अध्यक्षता में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना लंदन में होती है। यह कई बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया लंदन में स्थापित हुई, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था कि भारतीयों के संबंध में और कांग्रेस, विशेष तौर से कांग्रेस के संबंध में ब्रिटिशरों को अवगत कराना और कांग्रेस से जोड़ना, यह इसका उद्देश्य था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो 1889 में लंदन में स्थापित हुई थी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वह था कि कांग्रेस के संबंध में ब्रिटिशरों को अवगत कराना, बताना था दोस्तों, और इससे लोगों को जोड़ना। ठीक है, तो यह था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिसको शेरे पंजाब कहा जाता है दोस्तों, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, परीक्षा में आया हुआ है, आप इसको भी याद माइंड में अपने रखिएगा दोस्तों। अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है, आपको पता है 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है दोस्तों, वह लखनऊ में होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है दोस्तों, वह लखनऊ में होता है। और इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कांग्रेस तथा का लग गया, का लगा था, इनके हाथ लग गए, का कह के रखा है बेटा? नहीं पप्पा बेटा, और उस तरफ बैठा लो, थोड़ा सा उस तरफ बैठा लो। हमका देखें, बोलिए बहन, क्या बता रहे थे? स्लो कर लो थोड़ा सा। दोस्तों 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है दोस्तों। और इस अधिवेशन में ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। ठीक है, और इस समझौते को क्या कहा जाता है दोस्तों? लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यह जो समझौता होता है, यह लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी अधिवेशन में जो उग्रपंथियों को कांग्रेस के अधिवेशन में
बैठने से, शामिल होने से 9 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था, वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वह प्रतिबंध हटा दिया जाता है। तो उग्रपंथियों को पुनः इसमें सम्मिलित होने का एक मौका दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ था कि उग्रपंथी जो थे उनकी जो विचारधारा थी, ठीक है, उससे कुछ उदारवादी भी थे जो कि उनके नीतियों से नाराज थे। ठीक है दोस्तों, उनकी नीतियों से नाराज थे और साथ साथ में ब्रिटिश भी उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा नाराज थे और उनका विरोध करते थे। इसीलिए जो उग्रवादी थे उनके नीतियों पर, उनके कांग्रेस में सम्मिलित होने पर 9 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः उनको एक बार फिर मौका दिया जाता है कि आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा है, किसका कथन है? ठीक है, तो किसका था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों कि कांग्रेस के लगभग कुछ अधिवेशनों में सम्मिलित हुए, यहां तक कि कुछ उग्रवादी नेता थे, वो प्रयास भी किए कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस की अध्यक्षता मिले, अध्यक्षता उनको दी जाए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जिनको कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिली है। ये आप अपने नोट्स में बिल्कुल तैयार कर लें। यह कई बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से, निम्नलिखित पुरुषों में से, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं मिली थी दोस्तों। यह अंतिम बार, ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। यह अमृतसर के 1919 के अधिवेशन में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक सम्मिलित होते हैं। उसके बाद इनका 1920 में देहांत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही बाल गंगाधर तिलक की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पंजाब केसरी है, ठीक है दोस्तों, मराठा है, केसरी है और मराठा है, ये दोनों पुस्तकें इनकी चर्चित पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट ये हो गया कि बाल गंगाधर तिलक ने एक कथन दिया था या नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट हो जाता है दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण दोस्तों हो जाता है। आपको पता ही है सर सैयद अहमद ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस में कभी सम्मिलित नहीं हुए। जो सर सैयद अहमद थे दोस्तों, वह कांग्रेस में कभी सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश थे, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश थे, कांग्रेस में एक विरोध प्रकट करने के लिए, कांग्रेस में उथल पुथल प्रकट करने के लिए दोस्तों इनको अपना एक जरिया बनाते थे। कौन? अंग्रेज। किसको? सर सैयद अहमद को। और जो सर सैयद अहमद थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सर सैयद अहमद अंग्रेजों के भक्त बने रहे। सर सैयद अहमद क्या थे? अंग्रेजों के भक्त बने रहे। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा ऐसा नेता था जो अंग्रेजों का निष्ठा पाने के लिए राजभक्त मुसलमान नामक एक पत्रिका चलाया था। ठीक है दोस्तों, जो सर सैयद अहमद थे वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा पाने के लिए, उनकी सहनशीलता पाने के लिए, ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, राजभक्त मुसलमान नामक एक पत्रिका प्रकाशित किया था। किसने? सर सैयद अहमद ने दोस्तों। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया सर सैयद अहमद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था, किस उद्देश्य से प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, तो सर सैयद अहमद ने प्रकाशित किया था और अंग्रेजों की निष्ठा पाने के लिए और उनके अपने ऊपर कृपा पाने के लिए एक तरीके से यह प्रकाशित किया था, राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका दोस्तों। ठीक है,
ये पॉइंट आपको बता ही चुके हैं दोस्तों कि जो बाल गंगाधर तिलक थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कभी नहीं रहे, वो अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाता है दोस्तों लाल बाल पाल जो त्रिगुट में जो लाल बाल पाल त्रिगुट में केवल लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल कहा जाता है, इस लाल बाल पाल में लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, इसमें सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, जो ये लाल बाल पाल थे, अपने माइंड में तो ये बैठा लिए ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है दोस्तों, ये उदारवादी नेता नहीं थे। और इसी आपको पता ही है कि जो उग्रवादी नेता थे वो लाला लाजपत राय तथा बाल गंगाधर तिलक में से दोनों में से किसी एक व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके पहले हमने आपको जो 1905 का और ये इलाहाबाद का अधिवेशन था उसमें हमने बताया था कि कैसे गरम और नरम दल में विवाद हुआ था। उसके बाद वह जो कांग्रेस था उसके गरम और नरम दल में विभाजित हो गया था। उसके संबंध तो लाला लाजपत, जो ये लाल बाल पाल हैं, लाल बाल पाल में जो लाला लाजपत राय थे दोस्तों, उन्होंने ही कांग्रेस की अध्यक्षता की। और बाकी बिपिन चंद्र पाल, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग कभी अध्यक्षता नहीं किए हैं। प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रश्न बनता है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से एक ऑप्शन, ये लाल बाल पाल तो होते ही हैं और इनमें से एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय ऐसे नेता होते हैं जो त्रिगुट के नेता होते हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट होता है दोस्तों महात्मा गांधी जी के संबंध में। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया इन्होंने। बेलगाम कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा गांधी जी केवल एक बार, कितनी बार? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए। ठीक है दोस्तों, आज भी अधिवेशन हो रहे हैं और आपको पता ही है यह दिसंबर के लास्ट में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे वह मात्र एक बार 1924 में, मात्र एक बार 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, बेलगाम कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1936 के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में। ठीक है दोस्तों, 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, एक बार तो 1916 में, कई बार हुआ है दोस्तों, लखनऊ का अधिवेशन कई बार हुआ है। जो महत्वपूर्ण है हमने आपको नोट भी कराया हुआ है। तो यहां पर महत्वपूर्ण 1936 का लखनऊ अधिवेशन भी हो जाता है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें क्या किया? जवाहरलाल नेहरू महोदय ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था दोस्तों। जो समाजवाद है, ध्यान दीजिएगा, इस समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। कब बताया था? 1936 में बताया था। किस अधिवेशन में? मतलब लखनऊ के अधिवेशन में। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीयों की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाता है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मतलब भारत का एक बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है। किसको दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, या कभी कभी हिंदी में भी आ जाता है, कभी कभी अंग्रेजी में भी लिखा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों। तो कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया यह
किसके पार्टी में हुआ करते थे, किसके साथ में हुआ करते थे, तो ये महात्मा गांधी के साथ में हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है दोस्तों, अगला पॉइंट जो होता है उसमें कुछ आपको पता ही है, कुछ ऐसे भी इतिहासकार होते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कांग्रेस के बारे में कुछ कथन कहे थे, कुछ बातें कहे थे। ठीक है दोस्तों, जैसे लॉर्ड कर्जन ने कहा था दोस्तों, अंग्रेज जो कांग्रेस ये कांग्रेस है दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। जो कांग्रेस पार्टी है उसके संबंध में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो कांग्रेस है यह अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और उसने यही कहा था कि भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। या किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने यही कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और जब तक हम भारत में हैं यह मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इस कांग्रेस के मरने में मदद कर सकूं। ऐसा क्या कर सकूं कि कांग्रेस जो पार्टी है यह समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपको इसके पहले पता ही था कि डफरिन ने क्या कहा दोस्तों? डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व की एक पार्टी कहा था दोस्तों। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था दोस्तों। और आपको पता है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने क्या कहा था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा था दोस्तों कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की ही देन थी। जो कांग्रेस थी वह डफरिन की देन थी। आपको डफरिन और ऑक्टेवियन होम की संबंध में जो वार्ता होती, जो एक खुफिया रिपोर्ट होती है, इस संबंध में आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है दोस्तों। आप वहां जाकर उसको देखें दोस्तों। ठीक है, हम यहीं पर एक पॉइंट और है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अबुल कलाम आजाद आपको पता ही है कि यह कांग्रेस के सबसे आजाद भारत के पहले, ध्यान दीजिएगा, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दोस्तों। यह लगातार 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दोस्तों। यह 1940 से लेकर के 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों। अब यहां प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि आजाद भारत के पहले सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद होते हैं, इसके अध्यक्ष मींस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद होते हैं आजाद भारत के पहले सबसे लंबे समय तक। तो स्वतंत्र भारत में या आजाद भारत के, जब भारत आजाद हुआ उस समय स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहता है? तो आपको दोस्तों याद दिला दें कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे लंबा समय कार्यकाल रहा दोस्तों, वह रहा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, ये 1998 से लगातार 2017 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही दोस्तों। ठीक है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताया हमने कि कांग्रेस की जो आजाद भारत के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे लंबे समय तक, और स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक थे उनके। दोस्तों कर्जन के बारे में हमने बताया कि कर्जन ने क्या कहा था कि कर्जन की यह कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, और कर्जन ये भी कहता है कि भारत में हमारे रहते हुए मेरी यह प्रबल इच्छा है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरने में सहायता करूं। कांग्रेस ने दोस्तों ये भी कहा था, कर्जन ने दोस्तों ये कहा था कि कांग्रेस एक गंदी चीज है। कर्जन का यह कथन है कि कांग्रेस एक गंदी चीज है, और साथ साथ में कर्जन ने ही यह भी कहा था कि जो कांग्रेस है वह एक देशद्रोही संगठन है। ठीक है दोस्तों, कर्जन ने यह भी कहा था कि जो कांग्रेस है वह एक देशद्रोही संगठन कहा था दोस्तों। आपको पता ही है बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के संबंध में क्या कहा था, इसके पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जो कांग्रेस की नीति है वह एक भिखमंगी नीति है।
ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस की नीतियों को कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संपूर्ण लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ करेंगे दोस्तों, उसकी भूमिका को पढ़ेंगे, कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, इन सब के संबंध में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर यहीं पर संपन्न होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।